यह एक छोटी लड़की है, सिर्फ 9 साल की, लेकिन जब उसके चाचा ने उससे उसके आदर्शों के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ कहा कि वह एक हत्यारा बनना चाहती है। सच में, कोलंबिया में बस एक हफ्ता पहले एक गैंग की हत्या हुई थी। कालिया के पेरेंट्स दुर्भाग्य से गोली मार दिए गए थे और उसने वो सब देखा था। अपने करीबियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना बहुत दर्दनाक था। उस वक्त कालिया ने अपने दिल के गम को दबा लिया। गैंगस्टरों के बंदूक की नोक पर उसने बिल्कुल भी बच्चे जैसा बर्ताव नहीं किया। गैंग का नेता मार्को ने कैटलिया को धमकाते हुए कहा कि वो अपनी कंप्यूटर मेमोरी कार्ड उसके हवाले करे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी 9 साल की बच्ची उसकी इस हरकत को कभी नहीं भूलेगी। कैटलिया ने चाकू से उसका हाथ टेबल पर ठोंक दिया, फिर जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गई। वो गैंगस्टर की गोलीबारी से बचने के लिए बालकनी के नीचे छुप गई। बाद में उसने मेमोरी कार्ड निगल लिया और अपनी चतुराई से भाग निकली। मार्को बहुत गुस्से में था और उसने अपने सभी गुंडों को आदेश दिया कि वे हर तरफ से उसे पकड़ कर लाएं। शुक्र है कि कैटलिया को इलाके की अच्छी जानकारी थी। वो तुरंत ही नीचे की नाली में चला गई, इससे पहले कि गुंडे उसे घेर पाते। बमुश्किल पीछा छुड़ाकर उसने शाम तक इंतजार किया। जब अंधेरा हुआ, कातालिया ने एक मैनहोल का ढक्कन खोला और सड़क पर निकल आई। वो पास के अमेरिका दूतावास पहुंची मदद मांगने। कातालिया ने गार्ड को अपने पिता का दिया हुआ एक विजिटिंग कार्ड दिया, जिसकी वजह से उसे दूतावास के अधिकारी से मिलने का मौका मिला। फिर कातालिया ने अपनी उंगली गले में डालकर मेमोरी कार्ड निकाला और अधिकारी को दे दिया। ये मेमोरी कार्ड एक ड्रग लॉर्ड के जुर्म का सबूत साबित हुआ। कातालिया के पिता के पास कुछ था जो उन्होंने एक्सचेंज के बाद रखा था। कातालिया को अमेरिका जाने का मौका मिला। एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचते ही उसने झूठ बोला कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन असल में उसने उस मौके का फायदा उठाकर खिड़की से भाग निकली और अपने गार्ड से बच निकली। कातालिया स्टेशन गई और लंबी दूरी की ट्रेन टिकट खरीदी। पता चला उसका मंजिल शिकागो थी। अपनी यात्रा के बाद आखिरकार वह अपने चाचा एमेलो को मिला। इस बार वह अपने गम को और छुपा नहीं पाई और चाचा की बाहों में रो पड़ी। बस यूं ही 15 साल बीत गए। चमकती आंखों के पलक झपकते ही अपने चाचा की मदद से कैटालिया उस टॉप हत्यारे बन गई जिसकी उसने हमेशा इच्छा रखी थी। 2 पुलिस वाले अपनी कार में बर्गर खा रहे थे कि अचानक एक लाल कार तेजी से आकर उनकी गाड़ी से टकरा गई, जिससे दोनों सहम गए। तुरंत ही एक लंबी टांगों वाली लड़की कार से गिरी। पुलिस तुरंत उसके पास गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। करीब से देखा तो लड़की कैटालिया थी, जो अपने आप को छिपाए हुए थी। नशे में गाड़ी चलाने और दुर्घटना कराने के आरोप में कैटालिया को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो उन्होंने फैसला लिया, उसे स्टेशन पर रात बितानी पड़ी, क्योंकि अगली सुबह मुकदमे की सुनवाई के लिए उसका इंतजार था। उसी बीच फेडरल एजेंट्स की कड़ी निगरानी में एक बड़ा ड्रग्स तस्कर भी पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसे भी अस्थायी रूप से वहीं रुकना था जब तक कि रात की चुप्पी छा न जाए। अचानक कैटालिया खड़ी हुई और अपनी विग उतार दी। फिर उसने अपने कपड़े पूरी तरह उलट-पुलट दिए और अपनी शक्ल बदल ली। इसके बाद उसने एक हेयरपिन की मदद से माहिराना तरीके से ताला खोलकर अपनी सेल का दरवाजा खोल लिया। फिर कैटालिया ने एक चम्मच उठा लिया। उसने चुपचाप एक प्लास्टिक का गिलास लिया और उसे पानी से भर दिया। फिर उसने दरवाजा खोला और पास के इलेक्ट्रिकल रूम में दाखिल हुई। वहाँ उसने एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला, एक चम्मच को स्विच के ऊपर इस तरह रख दिया कि वो संतुलित हो जाए। फिर उसने पानी से भरे कप में थोड़ा सा छेद किया और उसे चम्मच के ऊपर रख दिया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद कैटालिया वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ गई और पंखे के पास रुक गई। धीरे धीरे गिरता हुआ पानी चम्मच का बैलेंस बिगाड़ने लगा और वो गिर गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। फैन सिस्टम को बंद करने के बाद कैटालिया ने मौका देखकर फैन ब्लेड्स के पास से चुपचाप निकल गई और वेंटिलेशन डक्ट से बाहर आ गई। वह एक बाथरूम में गई और वहाँ एक ऑफिसर को पकड़ लिया, जो अभी अभी उसका इस्तेमाल कर चुका था। फिर उसकी गन लेकर उसने ड्रग ट्रैफिकर के सेल को ढूंढ निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे उसके सेल में ही गोली मार दी। लेकिन गोली चलने की आवाज ने तुरंत नाइट ड्यूटी पर लगे ऑफिसरों को सतर्क कर दिया। जब वे जल्दी से वहाँ पहुँचे तो उन्हें केवल वही ऑफिसर मिला जिसे पहले बंदी बनाया गया था, जो अब होश में था और बंदूक थामे था। इसी वजह से वह मुख्य संदिग्ध बन गया। फिर भी पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू कर दी थी। तभी कटलिया उसी रास्ते से वापस अपनी सेल में आ चुकी थी, लगभग पकड़े जाने से बचते हुए। उसने एक कोने में जल्दी से रुककर सबसे कम समय में अपनी सेल में पहुंच गई। जब पुलिस जांच करने आई तो उसने अपने कपड़े पहन लिए थे और सोने का बहाना करते हुए लेटी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन पुलिस ने कटलिया के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी शुरू कर दी और फिर वो पुलिस स्टेशन से बड़ी शहनाई भर के बाहर निकली। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
फिर उसने अपने रबर के दस्ताने उतार दिए ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। हत्या ने जल्दी ही FBI का ध्यान खींच लिया। खास एजेंट जेम्स को इस मामले की जांच सौंपी गई। ड्रग तस्कर के शव पर उसने एक परिचित नक्शा देखा। पता चला कि पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा लोग इसी तरह के नक्शों के साथ मारे जा चुके थे। सभी मृतक बड़े अपराधी थे। जल्दी से सुराग पाने के लिए जेम्स ने ये निर्णायक कदम उठाया कि ये हत्याओं की एक सीरीज है। ऑर्किड का फूल वाला ड्राइंग जल्दी ही सबके सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि रिचर्ड, जो कि CIA से था, उस ड्रग लॉर्ड के पास पहुंचा था जो सालों पहले था, जिसने मार्को को कैलिया के परिवार को मारने का ऑर्डर दिया था। पता चला कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि CIA के हाथों में था और वह अपना बिजनेस अपनी मर्जी से चला रहा था ताकि CIA को फायदा होता रहे। अब जब कॉर्टालो वापस आ गया है और काफी ताकतवर साबित हो रहा है, तो उनका ये राज जल्द ही फाश हो सकता है। रिचर्ड ने लुइस को चेताया कि इसे जल्द से जल्द सुलझाओ, नहीं तो दोनों जेल पहुंच सकते हैं। लुइस ने तुरंत अपने आदमी भेजे। अपने अधीनस्थ मार्को को हालात संभालने के लिए कहा। वह इस खतरे को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस बीच कातालिया वापस शिकागो आ गई थी। एक लॉन्ड्रोमेट में उसने अपने चाचा अमेलो से मुलाकात की। उन्होंने कातालिया को कैरेबियाई में एक नया निशाना दिया। हालांकि उसने कभी असफल नहीं हुई थी, लेकिन उसने जिस तरह अपनी हस्ताक्षर वाली ड्राइंग छोड़कर गई थी, उससे अमेलो को चिंता हुई। ड्रग लॉर्ड को फंसाने के लिए सुराग छोड़ना निश्चित ही उसके लिए आफत खड़ी कर सकता था। फिर भी कातालिया बदला लेने के मूड में थी और उसने चाचा की बातें बिल्कुल नहीं सुनी। इस बार निशाना एक भारी वजन वाला आदमी था। वो भी एक अरबती था। अपने दिन विला में बिताता था, शराब और महिलाओं का मजा लेते हुए। अपनी रात की मस्ती खराब न हो, इसके लिए उसने भारी खर्च करके एक बड़ी तादाद में बॉडीगार्ड रखे थे। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत उसके करीब आ रही है। इस बीच कैटालिया ने एक गाड़ी के नीचे छुपकर चुपचाप विला में घुसने की योजना बनाई थी। उसने रात के अंधेरे का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे शार्क टैंक के ऊपर की सतह के पास तैरा। उसके बाद उसने फुसफुसाते हुए एक कांच का पैनल सरकाकर विला के अंदर प्रवेश किया। अपने पिस्तौल में साइलेंसर लगाकर वह धीरे धीरे उस भारी भरकम आदमी को ढूंढने लगी। जब वह आदमी नींद से जागा तो उसने अपने शरीर पर एक ड्रा देखा। इससे भी बुरा, गलियारे उसके आदमियों की लाशों से भरे हुए थे। वो संभलकर जमीन से एक बंदूक उठाया और डरते हुए शार्क टैंक की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने टैंक में तैरती एक ऑर्किड देखी और जिज्ञासु होकर उसे लेने गया। जैसे ही वह हैरान था, कैटालिया अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। आदमी बिना कुछ कहे गोली मारने के लिए अपनी बंदूक ऊपर उठाने लगा, मगर दुर्भाग्य से उसमें एक भी गोली बाकी नहीं थी। हालात बुरे थे, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए कैटालिया को खूब पैसा ऑफर किया, लेकिन उसे जवाब में 2 गोलियां मिली, जो उसे टैंक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर गयी। आखिरकार उसे टैंक में गोली मार दी गई और वो शार्क्स के लिए देर रात का नाश्ता बन गया। इसके बाद कैटालिया ने ऑर्किड का फूल छोड़कर चुपचाप वहाँ से निकल गई। अगले दिन हत्या की खबर तेजी से फैल गई। मार्को और उसके खास आदमी तुरंत ही कार्रवाई में लग गए और इस रहस्यमयी हत्यारे की तहकीकात शुरू कर दी। इस बार उसकी चाचा बड़े गुस्से में थे जब उन्होंने फिर से कटालिया से मिले। वजह ये थी कि उसने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया था और इसी वजह से एमिलियो के 8 दोस्तों की बेरहमी से हत्या हो गई थी। अगर वो अब भी अपने बदले की तलाश छोड़ती नहीं, तो जल्दी या बाद में पूरा परिवार खून खराबे का सामना करेगा। इसलिए दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। कटालिया ने बहुत मुश्किलें झेली थी और अंत में उसने अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह सब कुछ छोड़ देगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ अनजान परेशानियां सामने आनी थी। एमिलियो के परिवार को अभी भी मार्को टारगेट कर रहा था। वहीं जेम्स की रिलेंटलेस जांच उसे तुरंत शिकागो में कालिया के घर तक ले गई। वहाँ तुरंत कई सशस्त्र पुलिस भेजे गए। सौभाग्य से कालिया ने अपने सर्विलेंस कैमरों के जरिए उनकी मौजूदगी समय रहते पकड़ ली। कालिया ने तुरंत सीढ़ियों से भागने का फैसला किया। वो वहाँ तक छत में छुपा हुआ स्नाइपर राइफल भी लेने गई। फिर उसने जल्दी से एक दीवार के पास जाकर रिमोट कंट्रोल बम लगा दिया। इसी बीच पुलिस भी बम लगाने की तैयारी में थी। पुलिस ने अपना विस्फोटक फटा दिया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, कैटलिया ने भी दीवार पर बम फोड़ दिया। दोनों धमाकों ने पूरे हॉलवे को आग के हवाले कर दिया। धमाके ने दीवार में एक छेद बना दिया जो पाइप चेज की ओर जाता था। पहले कैटलिया ने स्नाइपर राइफल नीचे कर दी, फिर पट्टियों का इस्तेमाल करते हुए पाइपों के सहारे नीचे उतर गई और बिल्डिंग से बाहर निकल आई। पार्किंग गैराज में वह पुलिस की नजर लगने से ठीक पहले वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई। सफलता से बच निकलने के बाद कैटलिया दौड़ती हुई आगे बढ़ी। एमिलियो का घर जितनी जल्दी हो सके पहुंचा, लेकिन आखिरकार त्रासदी टल नहीं सकी। उसकी दादी खून में लथपथ पड़ी थी, बेजान, और एमिलियो खुद एक कुर्सी से बंधा था।
मार्को ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। गम और खुद को दोष देने का एहसास कैटलिया को पूरी तरह टूट गया था। उस रात जब जेम्स घर लौटा, पीछे से अचानक कुछ आवाज आई। पता चला कैटलिया उसका इंतजार कर रही थी। उसने जेम्स को एक ऐसी कुर्सी पर बैठाया जिस पर बम लगा था, ताकि उसे दबाव में रखा जा सके। अगर जेम्स खड़ा होता तो बम तुरंत फट जाता। फिर कैटलिया ने जेम्स को धमकी दी। अपने परिवार का इस्तेमाल करते हुए उसका मकसद था कि वह ड्रग लॉर्ड लुइस का ठिकाना बताए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जेम्स के पास मर्जी से मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन उसने CIA के रिचर्ड से मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि वह उस समय उसकी मदद नहीं कर सकता। तभी जेम्स का फोन अचानक बज उठा। कॉर्डेलिया थी जो उसे कह रही थी कि अगर रिचर्ड मदद नहीं करेगा और जानकारी नहीं देगा तो वह उसे तुरंत गोली मार देगी। लेकिन रिचर्ड ने घमंड से जेम्स को बताया कि उसका ऑफिस बुलेट प्रूफ ग्लास से लैस है। तभी एक स्नाइपर की गोली शीशे को चीरती हुई निकली, जिससे वो डर के मारे सहम गया। अब सहयोगी रिचर्ड ने तेजी से सब कुछ समझाया। सुराग मिलने के बाद कटलिया ने अपने गुप्त हथियारों तक पहुंच बनाई। हथियारों के अलावा उसने 2 खतरनाक हमला करने वाले कुत्ते भी साथ लाए थे। बड़ी वैन में वह लुइस के ठिकाने के लिए निकल पड़ी। जब मार्को को ये खबर मिली, उसने सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए। लेकिन तभी ड्रग लॉर्ड का चेहरा अचानक बदल गया। एक रॉकेट विला में जाकर टकराया और कमरे में धमाका हो गया। लुइस बड़ी किस्मत से बच गया। फौरन ही वो लोग गैराज की तरफ भागे ताकि कार लेकर उसकी मदद कर सकें। लेकिन उससे पहले कि वे ज्यादा दूर जा पाते, कटालिया अपनी वैन को दीवार से टकरा गई। फिर कटालिया ने एक राइफल पकड़ ली और गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। सौभाग्य से लुइस अभी उस गाड़ी में नहीं था। वह एक छुपे हुए पैनिक रूम में छिपा हुआ था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कटालिया पहले ही फ्रिशक के नीचे से विला में घुस चुकी है। उसने ऊपर की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी जहां लोग खड़े थे। मार्को ने हालात को समझते हुए एक ग्रेनेड लिया और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। तब एक गुंडा भारी मशीन गन लेकर गड्ढे में कूद पड़ा। नीचे जाकर झुककर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही उन्हें लगा कि इलाका साफ हो गया है, कैटालिया हॉलवे के कोने से अचानक बाहर निकली और अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोलियों की बारिश के बीच मार्को बड़े स्तंभ के पीछे छिप गया। जैसे ही फायरिंग बंद हुई, उसने भागने का मौका लिया। अब एक भूत की तरह कैटालिया ने गुंडों को एक एक करके निशाना बनाया, सबको ढेर कर दिया जब तक कोई बचा नहीं था। जल्द ही पूरी टोली खत्म हो गई। केवल मार्को ने मौका देखते ही जब कैटालिया आई तो उसने अपनी चाल चल दी। दोनों छोटे से बाथरूम में जोरदार हाथापाई में जुट गए। ताकतवर मार्को के सामने कैटालिया अपनी पूरी ताकत से लगातार हमला कर रही थी। दोनों थककर जमीन पर गिर पड़े। तभी मार्को ने पास पड़े पिस्तौल का फायदा उठाते हुए उसे पकड़ लिया। लेकिन कैटालिया एक कदम आगे थी। उसने मैगजीन निकाल दिया और पिस्तौल की पकड़ से उसे तेजी से गले पर मार दिया। इस बीच लुइस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और इस खामोशी को अब और बर्दाश्त न कर पाकर वो पैनिक रूम छोड़ने का फैसला करता है। वह निकलता है। गाड़ी इधर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि उसका रास्ता उस वक्त एक कूड़ा उठाने वाली ट्रक ने बंद कर दिया। उसी वक्त उसकी गाड़ी का फोन बजा। दूसरी तरफ कैटालिया थी। लुइस सोच रहा था कि अब वो सेफ है, इसलिए उसने उसे बिना रुके गालियां देनी शुरू कर दी ताकि अपनी कुछ इज्जत बचा सके। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कैटालिया बिल्कुल शांत थी। पता चला कि उसने पहले ही अपने 2 लड़ाकू कुत्तों को उसकी गाड़ी में डाल दिया था। फिर क्या था, दोनों कुत्तों ने उसकी जमकर तोड़फोड़ की। आखिरकार कैटालिया ने अपने परिवार का बदला ले लिया, लेकिन उसकी ये जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। बदले की आग ने बहुत भारी कीमत चुका दी थी। अब जब उसके कोई रिश्ते नहीं बचे थे, उसने शिकागो छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का मन बना लिया। तो यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।